इस कहानी की शुरुआत में हमें साइबरट्रॉन नाम के एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ अच्छे ऑटोबॉट्स रहा करते थे जिनका काम ब्रह्मांड की रक्षा करना था। मगर डिसेप्टिकॉन्स नाम के बुरे रोबोट्स ऑटोबॉट्स को खत्म करके ब्रह्मांड पर राज करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने साइबरट्रॉन पर हमला किया होता है और उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। इसीलिए ऑटोबॉट्स हारने की कगार पर थे। इसीलिए ऑप्टिमस प्राइम सभी ऑटोबॉट्स के साथ टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं और अपने सभी साथियों से कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमारे ऑटोबॉट्स पूरी गैलेक्सी में फैले हैं, इसीलिए हमें उन्हें जंग के लिए आगाह करना होगा। तो B127 उन्हें कहता है कि हम अपना घर नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हम इनसे मुकाबला करेंगे। तो ऑप्टिमस प्राइम उसे कहते हैं कि हम उनसे मुकाबला जरूर करेंगे, मगर अभी हमें कहीं पनाह लेनी होगी और मुझे अर्थ प्लेनेट के बारे में पता चला है जिसके बारे में डिसेप्टिकॉन्स नहीं जानते, इसीलिए तुम्हें वहाँ जाकर हमारे लिए एक बेस तैयार करना होगा और हम सभी के एकजुट होने के बाद हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। इसीलिए तुम्हें वहाँ जाकर उस प्लेनेट की हिफाजत करनी होगी क्योंकि अगर डिसेप्टिकॉन्स को उस प्लेनेट का पता चल गया तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो B127 उनकी बात मानकर एस्केप पोर्ट से वहाँ से निकल जाता है और ऑप्टिमस प्राइम वहीं रुककर उन डिसेप्टिकॉन्स को उनके पीछे जाने से रोकने लग जाते हैं। फिर हमें अर्थ पर 1987 में कैलिफोर्निया के जंगली इलाके को दिखाया जाता है जहाँ लोग की गतिविधियों पर नजर रखने वाली एक सीक्रेट गवर्नमेंट फोर्स ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी B127 का एस्केप पोर्ट वहाँ क्रैश हो जाता है जिससे उस सीक्रेट गवर्नमेंट फोर्स के बहुत सारे सोल्जर घायल हो जाते हैं, जिससे कर्नल जे को लगता है कि B127 उनका दुश्मन है, इसीलिए अपने साथियों के साथ उस पर हमला करने लग जाते हैं। B127 एक मिलिट्री जीप में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से भागने लगता है, मगर जेक अपने साथियों के साथ उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और मिसाइलों से उस पर हमला करने लग जाता है। लेकिन B127 किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, इसीलिए वो पेड़ों को काट कर उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते। मगर B127 भी वहाँ पहाड़ों के बीच फंस जाता है और वो माइन के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेक अपने साथियों के साथ उस पर हमला करके उसे चारों तरफ से घेर लेता है। तो बी उन सभी से कहता है कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। तभी वहाँ एक जेट आने लगता है और जेक को लगता है कि वो एयरफोर्स है, लेकिन वो ब्लिटविंग नाम का एक डिसेप्टिकॉन होता है जो B127 को मारने आया था, इसीलिए वह मिसाइल से हमला कर देता है जिससे पूरी मिलिट्री फोर्स मारी जाती है। बी उससे फाइट करने लग जाता है, लेकिन उसे पहाड़ों के ऊपर ले जाता है और उससे बाकी ऑटोबॉट्स के ठिकाने के बारे में पूछता है, लेकिन बी उसे कुछ नहीं बताता। तो गुस्सा होकर ब्लिटविंग उसके वोकल कोड को फाड़ देता है ताकि वो फिर कभी बात ना कर पाए और उसे पहाड़ों से नीचे गिरा देता है। लेकिन B127 अभी भी जिंदा होता है, इसीलिए ब्लिटविंग उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए नीचे आता है, मगर बी मिसाइल से उस पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वही जेक भी जिंदा होता है, लेकिन वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था और अब एलियंस रोबोट को अपना दुश्मन समझने लगता है। बी बुरी तरीके से घायल हो चुका था, इसीलिए उसके सिस्टम क्रैश होने लगते हैं और वो बहुत मुश्किल से एक झील के किनारे पहुंचता है जहां अपने सिस्टम के बंद होने से पहले एक वॉक्सवैगन बीटल कार को स्कैन करके उसमें तब्दील हो जाता है। फिर हमें चार्ली नाम की एक 17 साल की लड़की को दिखाया जाता है जो सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है, लेकिन अपने पिता के गुजर जाने की वजह से बहुत दुखी रहती थी और उसकी माँ सेली ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन चार्ली इस बात से खुश नहीं थी, इसीलिए उसने अभी तक अपने सौतेले पिता रोन को परिवार का हिस्सा नहीं समझा था। चार्ली अपनी माँ सेली से कार ठीक कराने के लिए $500 मांगती है क्योंकि कल उसका बर्थडे था, लेकिन सेली उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि एक नर्स की सैलरी इतनी नहीं होती। चार्ली से उदास होकर अपनी मोपेड स्कूटी से ही काम पर निकल जाती है। वो कार्निवल में हॉट डॉग स्टिक नाम की शॉप में काम करती थी। वही मेमो नाम का लड़का उसे बहुत पसंद करता था, इसीलिए वो चार्ली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देती और चार्ली गलती से कॉलेज के एक लड़के ट्री पर नींबू पानी गिरा देती है, जिससे टीना नाम की लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ उसका मजाक उड़ाती है। इससे चार्ली को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो हमेशा अपनी BMW कार का घमंड दिखाया करती थी। चार्ली बहुत दुखी होती है और वो अपनी कार को ठीक करने का सामान लेने के लिए अंकल हैंक के स्क्रैप यार्ड में जाती है जहाँ बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई थी। वहाँ चार्ली पुरानी बोट से अपनी कार को ठीक करने का सामान निकालने लगती है, लेकिन गलती से वो बोट गिर जाती है जिससे उसे वहाँ पड़ी बीटल कार दिखाई देती है जो कि असल में B127 होता है जो सिस्टम के क्रैश होने की वजह से खराब हो गया था। चार्ली उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है जिससे बी का होमिंग सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है और यह सिग्नल सैटर्न मून्स पर क्लिफ जंपर नाम के ऑटोबॉट्स के पास पहुंच जाता है जहां शेटर और ड्रॉपकिक नाम के डिसेप्टिकॉन क्लिफ जंपर से
ऑप्टिमस प्राइम के बारे में पूछ रहे होते हैं क्योंकि वो साइबरट्रॉन की तबाही में बच निकला था। शेटर उसे कहती है कि तुम मुझे ऑप्टिमस प्राइम के बारे में बता दो क्योंकि मुझे पता है कि वो कहीं दूसरी जगह पर अपना बेस बना रहा है। लेकिन क्लिफ जंपर उसे कुछ नहीं बताता, इसीलिए उसे मारने लगते हैं, जिससे उसके सिस्टम फेल होने की वजह से उन्हें B127 का सिग्नल सुनाई दे जाता है। इससे शेटर को पता चल जाता है कि B127 अर्थ पर है, इसीलिए वो क्लिफ जंपर को मारकर अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही चार्ली उस कार के स्टार्ट न होने की वजह से अपने काम का जरूरी सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है और वो जाते जाते हैंक से उस बीटल कार के बारे में पूछती है, लेकिन अपना शो देखने की वजह से बिजी होते हैं, इसीलिए उसे कुछ नहीं बताते। चार्ली घर आकर अपनी कार को ठीक करने लग जाती है क्योंकि वो बचपन में भी अपने डैड के साथ कार को ठीक किया करती थी, इसीलिए उसे कार के बारे में सब कुछ पता था। लेकिन वो काफी कोशिश करने के बाद भी उस कार को ठीक नहीं कर पाती, जिससे वो हार मान लेती है क्योंकि उसे लगता था कि वो अपने डैड के बिना इस कार को ठीक नहीं कर पाएगी। अगले दिन जब वो तैयार होकर बाहर आती है तो उसकी माँ उससे बर्थडे विश करती है, लेकिन उसे गिफ्ट में हेलमेट देती है और रोन उसे एक बुक देता है, जिससे चार्ली बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि सेली उसे कार ठीक कराने के पैसे दे देगी। इसीलिए अंकल हैंक के पास जाकर उन्हें कहती है कि मुझे वो बीटल कार चाहिए और उसके बदले में मैं 1 साल तक आपके यहाँ काम करूंगी और आपके गंदे टॉयलेट को चमका कर रखूंगी। लेकिन हैंक उसे मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे सफाई वाले की कोई जरूरत नहीं है और उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर कार ले जाने की परमिशन दे देते हैं, जिससे चार्ली बहुत खुश होती है और वो पूरी दिन मेहनत करके उस कार की सभी चीजों को ठीक कर देती है। और जब वो कार स्टार्ट करती है तो कार स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो बहुत खुश होती है और वो कार लेकर अपने घर पर आ जाती है। लेकिन घर आते ही उस कार का एक पार्ट नीचे गिर जाता है और जब चार्ली उसे ठीक करने के लिए उस कार के नीचे जाती है तो उसे B127 का चेहरा दिखाई देता है और वो एक्टिवेट होकर पूरी तरीके से ऑटोबॉट में बदल जाता है, जिससे चार्ली हैरान हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर डरने लग जाते हैं क्योंकि B127 की मेमोरी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो चार्ली से डरकर वहाँ छिपने लगता है। चार्ली से काफी हैरान होती है, तभी वहाँ उसकी माँ भी आ जाती है, लेकिन भी वापस से कार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे उन्हें कुछ पता नहीं चलता। और वो चार्ली से पूछती है कि तुम ये कार कहाँ से लेकर आई हो, तो चार्ली उन्हें बताती है कि ये कार मेरी है जिसे अंकल हैंक ने मुझे गिफ्ट किया है। तो सेमी उसे कहती है कि यह मॉडल सेफ नहीं है और तुम कुछ भी लाने से पहले मुझे बता दिया करो क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही भी वापस अपने ऑटोबॉट रूप में आ जाता है, लेकिन अभी भी चार्ली से डर रहा होता है। लेकिन चार्ली उसे विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, जिससे वो चार्ली के पास आ जाता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। बी चार्ली की तरफ इशारा करके उसके बारे में पूछता है तो उसे बताती है कि मेरा नाम चार्ली है और आज मेरा बर्थडे है और आज ही मैं 18 की हुई हूँ। फिर वो बी से उसका नाम पूछती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता, तो चार्ली उसका नाम बम्बल भी रखती है क्योंकि उसका वोकल सिस्टम खराब होने की वजह से उसकी आवाज भंवरे जैसी आ रही थी। उन दोनों को बम्बल भी नाम काफी अच्छा लगता है, जिससे वो खुश होते हैं। वही हमें शेटर और ड्रॉप किक को दिखाया जाता है जो धरती पर क्रैश हो जाते हैं, जहाँ ड्रॉप किक एक आदमी को मार देता है और शेटर से कहता है कि इंसान बहुत कमजोर है। तो शेटर उसे कहती है कि हमें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए और B127 के सिग्नल वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से आ रहे हैं। तो दोनों कार में ट्रांसफॉर्म होकर उस तरफ निकल जाते हैं। वही अगली सुबह हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो सुबह बी को देखने के लिए गैराज में जाती है, लेकिन बी वहाँ नहीं होता, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि बम्बल बी को किसी ने चुरा लिया है। तो ओटिस उसे बताता है कि तुम्हारी कार को मॉम लेकर गई है क्योंकि डॉग ने कुछ गलत खा लिया था। तो इससे और ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे डर था कि बी कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसीलिए अपनी स्कूटी लेकर सेमी के पास पहुंच जाती है, जहां भी उसे देखते ही उसकी तरफ हाई करने लगता है। यह देखकर चार्ली अपनी माँ को कार रोकने को कहती है, जिससे वो बी पर गुस्सा करके उसे हाथ अंदर रखने को कहती है। फिर वो अपनी माँ को कहती है कि ये मेरा भी डॉग है, इसीलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर वो दोनों डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वही सेक्टर 7 हेडक्वार्टर में सिम्स नाम के एजेंट को डिसेप्टिकॉन की ऊर्जा रीडिंग के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो कर्नल जैक को इस बारे में बताता है कि मुझे 2 एलियंस की खबर मिली है जो पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें पकड़ने के लिए टेक्सास की तरफ निकल जाते हैं। वही हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो बी को लेकर एक बीच के किनारे आती है, जहाँ बी को बताती है कि लोग अजीबोगरीब चीजें देखकर डर जाते हैं और अगर तुम उन्हें मिल गए तो तुम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे।
देंगे और तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, इसीलिए तुम सिर्फ मुझे ही अपनी असलियत दिखा सकते हो। तो बी भी उसकी बात समझ जाता है और वो बी को छिपने की प्रैक्टिस करवाने लग जाती है। वही शेटर और ड्रॉप किक तेजी से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जैक उन्हें पकड़ने के लिए अपनी फौज और डॉक्टर पावेल को लेकर वहाँ पहुँच जाता है ताकि उनसे पहले बात कर सके। शेटर और ड्रॉप किक वहाँ आकर रुक जाते हैं। ड्रॉप किक शेटर से कहता है कि इंसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमें इन्हें खत्म कर देना चाहिए। तो शेटर उसे कहती है कि बी के सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है। और वो जैक और उसके साथियों से झूठ कहती है कि हम डिसेप्टिकॉन शांति दूत हैं और हम इस पूरी गैलेक्सी की ऑटोबॉट से रक्षा करते हैं। और हमें पता चला है कि हमारी दुनिया का एक खूंखार मुजरिम B127 आपकी दुनिया में छिपा हुआ है, इसीलिए हम आपकी अर्थ का सैटेलाइट व्यू कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि हम उस मुजरिम बी को पकड़ सके। लेकिन जैक सैटेलाइट व्यू देने से इनकार कर देता है, मगर डॉक्टर पावेल उनकी बातों में आ जाता है और उसे लगता है कि वो सच कह रहे हैं, इसीलिए उन्हें कहता है कि हमें इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि हमें अपने जनरल से बात करनी होगी। वहीं चार्ली बी के साथ जंगलों में घूम रही होती है, लेकिन तभी बी की बॉडी से स्पार्क होने लगता है, इसीलिए जब चार्ली उसे ठीक करने के लिए उसके पार्ट्स खोलती है तो इससे ऑप्टिमस प्राइम का मैसेज एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें ऑप्टिमस प्राइम बी को कहते हैं कि ये जंग अभी भी जारी है और मुझे उम्मीद है कि प्रति सुरक्षित होगी और तुम हमारे लिए वहाँ बेस तैयार कर रहे होगे। इस सिग्नल की वजह से बी को फ्लैशबैक आने लगते हैं जब ऑप्टिमस प्राइम ने बी और बाकी सभी को साइबरट्रॉन से निकाल दिया था और वो खुद वहाँ डिसेप्टिकॉन से फाइट कर रहे थे। चार्ली इस बारे में बी से पूछती है कि ऑप्टिमस प्राइम कौन है और वो किस जंग की बात कर रहे थे, लेकिन बी को कुछ याद नहीं आता। मगर चार्ली समझ जाती है कि बी यहाँ किसी से छिप रहा है। बी उससे टेप रिकॉर्डर के जरिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खराब हो चुका था, इसीलिए चार्ली घर आकर उसे सही करने लगती है। बी वहाँ टीवी देखने लग जाता है जहाँ वो चार्ली की बचपन की डाइव वाली फुटेज प्ले करता है, जिससे चार्ली गुस्सा होकर उसे बंद कर देती है क्योंकि वो पहले अपने डेट के साथ बहुत अच्छी डाइविंग किया करती थी, लेकिन अब उसका डाइविंग से नाता टूट चुका था। चार्ली उस टेप रिकॉर्डर को ठीक करके वापस बी में लगा देती है और ये काम कर जाता है, जिससे वो सॉन्ग प्ले करके डांस करने लग जाते हैं। चार्ली बी को कहती है कि तुम डिफरेंट म्यूजिक का इस्तेमाल करके मुझे अपनी बात समझा सकते हो, इसीलिए वो अलग अलग तरह के न्यू सॉन्ग प्ले करने लगती है, लेकिन बी को कुछ पसंद नहीं आता। तो चार्ली अपने डेट के पुराने गाने प्ले करती है और वो बी को बताती है कि मैं और मेरे डेट इस सॉन्ग को प्ले करके साथ में काठी किया करते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे मैं ठीक से उनसे मिल भी नहीं पाई। इसीलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैं एक बार अपने डेट की इस कार को ठीक कर सकूं तो शायद डेट खुश हो जाएंगे। इससे वो बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर भी सभी रेडियो सिग्नल को स्कैन करने लगता है ताकि उन्हें अपने सिस्टम में लोड करके चार्ली से बात कर पाए, लेकिन चार्ली को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ मेमो आ जाता है क्योंकि उसे पसंद करता था, इसीलिए वो चार्ली से अपनी मन की बात कहना चाहता था। बी मेमो को देखते ही कार में बदल जाता है, लेकिन इससे मेमो काफी ज्यादा डर जाता है। तो चार्ली उसे शांत करती है और उसे बताती है कि तुम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, वरना मैं तुम्हें अपनी कार से उड़ा दूंगी क्योंकि ये मेरा दोस्त है। तो मेमो से प्रॉमिस करता है, जिससे बम्बल भी वापस अपने असली रूप में आ जाता है। वही हमें जनरल को दिखाया जाता है जो डिसेप्टिकॉन्स को सैटेलाइट व्यू देने के लिए एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ पावेल सभी को विश्वास दिलाता है कि वो एलियन अच्छे हैं और अगर हम उनका साथ देंगे तो हमें अपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजी सिखा देंगे। लेकिन जेक इसके खिलाफ होता है, इसीलिए वो सभी से कहता है कि उनका नाम ही डिसेप्टिकॉन्स है, इसीलिए धोखा उनकी फितरत में है और अगर हमने उन्हें सैटेलाइट व्यू दे दिया तो इससे हम पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा और वो जगह जगह पर अपने अड्डे बना लेंगे। तो डॉक्टर पावेल जनरल को कहते हैं कि अगर हमने उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी नहीं दी तो रशियन के पास चले जाएंगे, जिससे हम बेहतर फ्यूचर का मौका गवा देंगे। तो जनरल भी उसकी बात मान लेते हैं और उन एलियंस को सैटेलाइट और अपनी सभी टेक्नोलॉजी यूज करने की परमिशन दे देते हैं, जिससे शटल और ड्रॉप की खुश होते हैं और वो उनकी सभी टेक्नोलॉजी को जोड़कर बी को ढूंढने लग जाते हैं। मगर जेक जनरल के इस फैसले से खुश नहीं होता। तो जनरल उसे कहते हैं कि हम इन रोबोट्स के जरिए बी को ही नहीं बल्कि इनके सारे साथियों को ढूंढ लेंगे, जिसके बाद में तुम्हें इन सभी एलियंस को खत्म करने की परमिशन दे दूंगा, जिससे हम फिर इन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इससे जेक भी खुश होता है। वही हमें चार्ली और मेमो को दिखाया जाता है जो अगले दिन बी के साथ राइड पर निकलते हैं और बी भी रेडियो की ट्यूनिंग के जरिए उनसे बात करने लग जाता है, जिससे वो खुश होते हैं। वो दोनों एक किले पर पहुंचते हैं जहां मेमो का क्लासमेट ट्रिप और उसके साथी मस्ती कर रहे थे। ट्रिप वही लड़का होता है जिस पर चार्ली ने नींबू पानी गिराया था। ट्रिप वहाँ सभी को अपने साथ पानी में कूदने
की चुनौती देता है तो बी चार्ली को आगे कर देता है क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत अच्छी डाइव करती है। ट्रिप उसे कहता है कि तुम मेरी छोटी बहन के साथ डाइव टीम में थी और कुछ साल पहले तुमने डाइव चैंपियनशिप भी जीती थी, इसीलिए तुम मुझे कड़ी टक्कर दे सकती हो। और वो नीचे पानी में कूद जाता है, लेकिन चार्ली पानी में नहीं कूदती क्योंकि उसने अपने पिता के जाने के बाद से डाइविंग छोड़ दी थी, जिससे उसे ऊंचाई से डर लगने लग गया था और वो अपनी कार में वापस आकर बैठ जाती है। तो टीना अपने दोस्तों के साथ उसका और उसकी कार का मजाक उड़ाती है। तो मेमो चार्ली का मूड ठीक करने के लिए उसे कहता है कि हम टीना से बदला ले सकते हैं। बी को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो रात को टीना के घर के बाहर आ जाते हैं और उसकी कार पर अंडे फोड़ने लगते हैं, लेकिन बी टीना की पूरी कार को ही बर्बाद कर देता है, जिससे शोर की वजह से सभी जगने लग जाते हैं। ये देखकर चार्ली बी के साथ वहाँ से निकल जाती है और टीना को उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अपनी कार का हाल देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वही बी फुल स्पीड में घर की तरफ बढ़ रहा होता है, इसीलिए पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। चार्ली बी को रुकने को कहती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और हाई स्पीड में आगे बढ़ने लग जाता है और वो पुलिस की कार को खराब करके वहाँ से निकल जाता है। इससे चार्ली और मेमो भी खुश होते हैं। अगले दिन चार्ली तैयार होकर काम पर जाने लगती है और बी को वहाँ कवर से ढक देती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहीं छिपकर रहना होगा क्योंकि कल तुमने जो हरकत की थी उसके बाद पुलिस तुम्हें ढूंढने जरूर आएगी और तुम कोई मामूली कार नहीं हो। फिर अपने काम पर निकल जाती है, मगर जब घर पर कोई नहीं होता तो बी अपने असली रूप में आ जाता है और वो डॉग के पीछे पीछे घर में पहुंच जाता है और उसकी नई चीजों को देखने की चाहत की वजह से पूरे घर में तोड़फोड़ होने लग जाती है। वो घर में बैठकर टीवी देखने लगता है, लेकिन इससे सोफा टूट जाता है और वो कॉफी मशीन को गलती से ऑन कर देता है, जिससे अनप्लग हो जाती है और वो प्लग में अपना हाथ डाल देता है, जिससे उसके शहर की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पूरे सैन फ्रांसिस्को शहर की बिजली उड़ जाती है, जिससे शेटल और ड्रॉपकी को भी बी की लोकेशन का पता चल जाता है और वो सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाते हैं। वही मेमो बी को घर में तोड़फोड़ करते हुए देख लेता है, इसलिए वो चार्ली को कॉल कर देता है, जिससे चार्ली जल्दी से घर आ जाती है, जहाँ वो घर का हाल देखकर काफी डर जाती है और वो बम्बल बी को वहाँ से बाहर निकाल देती है। और उसकी माँ जब ओटिस के साथ घर लौटती है तो दोनों घर का हाल देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। चार्ली उन्हें कहती है कि ये सब मेरी गलती है और मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। लेकिन सेली उसे वहाँ से जाने नहीं देती और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम दिन रात उस कार के साथ रहती हो और तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, क्योंकि मैं कब से चीजों को सही करने की कोशिश कर रही हूँ और इस घर का हर इंसान खुश रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हमारी मुश्किलें बढ़ा रही हो। तो चार्ली को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है कि आपने दूसरी शादी कर ली और आप बहुत खुश हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ और मैं कुछ ही महीनों में यहाँ से निकल जाऊंगी। और वो गुस्सा होकर मेमो के साथ बी को लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में जेक अपने साथियों के साथ उन्हें घेर लेता है। तो चार्ली बी को कुछ भी हरकत करने से मना करती है, लेकिन जब जेक के साथी चार्ली और मेमो को पकड़ लेते हैं तो बी को गुस्सा आ जाता है और वो चार्ली को बचाकर वहाँ से नीचे कूद जाता है और वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी आगे से शेटर और ड्रॉपकी आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो दोनों दूर गिर जाते हैं। बी चार्ली को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होता कि उस पर क्यों हमला कर रहे हैं। शेटर बी से ऑप्टिमस प्राइम के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी जेक वहाँ आकर इलेक्ट्रिक शॉक गन से बम्बल बी को बेहोश करने लग जाता है। चार्ली उन्हें ऐसा करने से रोकने लगती है, लेकिन वो भी शॉक लगने की वजह से बेहोश हो जाती है। चार्ली की जब आँख खुलती है तो अपने घर पर होती है और जेक चार्ली पर झूठा आरोप लगाता है कि वो कार सरकारी प्रॉपर्टी है और चार्ली ने उसे चुराया है। चार्ली अपनी माँ को बताती है कि मैंने कुछ नहीं चुराया, वो मेरा दोस्त है। तो जेक उन्हें कहता है कि वो इसका दोस्त नहीं बल्कि एक खतरनाक वॉर मशीन है। सेली चार्ली की बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे रूम में भेज देती है, लेकिन चार्ली अब डिसाइड कर लेती है कि अपने दोस्त बम्बलबी को बचाकर रहेगी, इसीलिए वो तैयार होकर चुपके से मेमो के घर पर जाती है। लेकिन उसका भाई ओटिस उसे देख लेता है और अपनी माँ को बुलाने के लिए जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन चार्ली उसका मुंह बंद कर देती है और उसे कहती है कि अगर तुम चुप रहोगे तो मैं तुम्हें भी अपने मिशन में शामिल कर लूंगी। तो वो भी मान जाता है, जहाँ उन्हें टीवी न्यूज से पता चलता है कि मैकिनन एयर बेस की तरफ मिलिट्री यूनिट रवाना हो रही है, जिससे चार्ली समझ जाती है कि बम्बलबी भी वहीं होगा और वो मेमो कहती है कि हमें उसे बचाने जाना होगा। तो ओटिस उन्हें कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो चार्ली उसे कहती है कि तुम यहीं रहोगे और सब पर नजर रखोगे ताकि उन्हें पता न चले कि मैं घर से बाहर गई हूँ। तो ओटिस भी मान जाता है
और अपने प्लान के मुताबिक एयरबेस की तरफ निकल जाते हैं। वहीं एयरबेस में शटल बी से ऑप्टिमस प्राइम और उसके बाकी साथियों के ठिकाने के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन बी उसे कुछ नहीं बताता, जिससे वो समझ जाती है कि बी के मेमोरी सेल्स खराब हो चुके हैं, इसीलिए उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी ऑप्टिमस प्राइम का मैसेज एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें ऑप्टिमस प्राइम कहते हैं कि हम डिसेप्टिकॉन से मुकाबला जरूर करेंगे और अपने घर साइबरट्रॉन को फिर से हासिल करके रहेंगे, इसीलिए मैं भी जल्दी वहाँ पर आ रहा हूँ। इससे शटर भी समझ जाती है कि सभी ऑटोबॉट्स यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए वो ड्रॉपकिक से कहती है कि हम मिलकर ऑटोबॉट्स के साथ साथ पूरी अर्थ को तबाह कर देंगे, जिसके लिए हमें पास ही के टावर से साइबरट्रॉन से कांटेक्ट करके अपनी आर्मी बुलानी होगी, जिससे हम इस दुनिया को खत्म कर पाएंगे। डॉक्टर पावेल उनकी ये बातें सुनकर समझ जाता है कि डिसेप्टिकॉन्स बुरे हैं, इसीलिए वो जेक से कांटेक्ट करके उसे बताता है कि हम एलियंस के बारे में जैसा सोच रहे थे वो वैसे नहीं है, और वो सैटेलाइट की मदद से सिग्नल भेजकर अपनी आर्मी बुला रहे हैं। उनकी ये बातें शटल भी सुन लेती है और वो डॉक्टर पावेल को खत्म कर देती है। चार्ली और मेमो भी ये देख लेते हैं क्योंकि वो भी वहाँ पहुँच गए थे। वहीं घर पर सेली ओटी से चार्ली के बारे में पूछती है, लेकिन वो अजीब बर्ताव कर रहा था, जिससे वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। और जब सेली चार्ली के रूम में जाती है तो वहाँ नहीं होती, इसलिए ओटिस से सब कुछ पूछ लेती है। वही ड्रॉपकिक बी पर हमला करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। फिर वो दोनों टावर से सिग्नल भेजने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। चार्ली और मेमो बी के पास आ जाते हैं और चार्ली बी को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड था और उसे ठीक करने के लिए उसे इलेक्ट्रिक गन से शॉक देने लगती है, जिससे बी की जान बच जाती है। और चार्ली उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बी की याददाश्त भी वापस आने लगती है, जिससे उसके सिस्टम ठीक से काम नहीं करते और वहाँ से नहीं निकल पाते। तभी जेक भी वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ बम लगाकर उस पूरी जगह को उड़ा देता है ताकि वो बी को खत्म कर सके। फिर जेक चार्ली और मेमो को पकड़ लेता है, जिससे बी भी उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सोल्जर उस पर हमला करके उसे खत्म करने लगते हैं। लेकिन जब जेक चार्ली को नीचे गिरा देता है तो इससे बी को बहुत गुस्सा आता है और अब याददाश्त वापस आने की वजह से उसका किल मोड एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए वो चार्ली को बचाने के लिए सभी पर हमला करने लग जाता है और सभी टैंक को खत्म कर देता है, जिससे सभी सोल्जर वहाँ से भाग जाते हैं। वही चार्ली उसका ये रूप देखकर काफी डर जाती है और वो बी को शांत करती है। तभी मेमो भी वहाँ आ जाता है और चार्ली बी को कहती है कि हमें यहाँ से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा, लेकिन बी उसे टावर दिखाकर टेप के जरिए बताता है कि मुझे उन्हें रोकना होगा वरना वो सभी को खत्म कर देंगे। तो चार्ली भी उसकी बात मान लेती है और वो दोनों डिसेप्टिकॉन को रोकने के लिए निकलने लगते हैं और मेमो वहीं आर्मी को रोकने के लिए रुक जाता है। चार्ली मेमो किस करती है क्योंकि वो भी अब उसे पसंद करने लगी थी। वहीं चार्ली की माँ और डैड उसे रोकने आते हैं क्योंकि इससे चार्ली की जान को खतरा था, लेकिन चार्ली अपनी माँ से कहती है कि आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तो उसकी बात मान लेती है और रोन अपनी खतरनाक ड्राइविंग करके जेक और उसके सभी साथियों को बी के पीछे जाने से रोक लेता है, जिससे बी और चार्ली उस टावर के पास पहुंच जाते हैं जहां शटल और ड्रॉपकिक अपनी सेना को बुलाने के लिए सिग्नल भेज रहे थे। बी उन पर हमला करने लग जाता है, जिससे ड्रॉपकिक और बी के बीच फाइट होने लग जाती है। चार्ली उस टावर पर चढ़ने लग जाती है ताकि वो सिग्नल को भेजने से रोक सके। वहीं बी ड्रॉपकिक से लड़ रहा होता है और वो किसी तरह एक चेन की मदद से उसे खत्म कर देता है। तभी जेक भी वहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर पहुँच जाता है और वो शटल पर हमला करने लगता है, लेकिन वो उस पर ही हमला कर देती है, जिससे जेक का हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है, लेकिन बी उसे बचा लेता है, जिससे जेक की जान बच जाती है और जेक समझ जाता है कि बी एक अच्छा ऑटोबॉट है। वहीं चार्ली टावर पर पहुंच जाती है और सिग्नल को अपलोड होने से रोकने लग जाती है, लेकिन शटल उसे देख लेती है और उस पर हमला करने लगती है, लेकिन बी शटल पर हमला करके उसे बचा लेता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। और चार्ली उस सिग्नल के पावर सोर्स को अलग करके उस सिग्नल को रोक लेती है, जिससे शटल बहुत गुस्सा होती है और वो बी को मारने लग जाती है और बी को कहती है कि तुम्हें मारने के बाद मैं उस लड़की को खत्म कर दूंगी, लेकिन बी चालाकी से वहाँ बने डैम को तोड़ देता है, जिससे शटल शिप से टकराकर खत्म हो जाती है, लेकिन इससे बी भी पानी में डूबने लगता है। ये देखकर चार्ली अपने डर को बुलाकर पानी में छलांग लगा देती है और बी को बचाकर बाहर ले आती है। जेक चार्ली को कहता है कि तुम बी को लेकर यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मेरी यूनिट के लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं और इसे खत्म कर देंगे, लेकिन मैं जान गया हूँ कि बी बुरा नहीं है। तो चार्ली उसे थैंक्स कहती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। चार्ली बी को सैन फ्रांसिस्को के बाहर
एक जगह ले आती है जहाँ उसे कहती है कि अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है क्योंकि तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है, जिससे वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। भी अपने कैमरों से एक न्यू कार को स्कैन करता है और उस रूप में बदलकर वहाँ से निकल जाता है। और अब चार्ली का भी बर्ताव बदल गया था और वो अपनी मॉम, भाई और रोन के साथ खुशी से रहने लगती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ भी अर्थ पर ऑप्टिमस प्राइम से मिलता है जो उसे इस दुनिया को बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। तो भी उन्हें अपना नया नाम बताता है और तभी उनके साथी ऑटोबॉट्स भी इस दुनिया में आने लगते हैं। वही हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो अपने डैड की कार को ठीक कर लेती है और उससे घूमने के लिए बाहर निकल जाती है और यहीं पर यह मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।